friends, you are welcomed at my YouTube channel English Grammar by N. Punya sir. As you know, in last previous video we were talking about tense, timing, sequence of tense and the correct form of the verb, the correct form of the main verb. पिछले वीडियो में हमने चर्चा की टेंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन सीखी, रिलेटेड एग्जाम के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस बात पे चर्चा की। तो प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही प्रकार से पूछे जाते हैं, वो होता है द राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें जो भी ऑल्टरनेटिव दिए होते हैं, एक सेंटेंस दिया होगा उसमें मैन वर्ब आपको नहीं मिलेगी और मैन वर्ब का सही रूप आपको उस सब्जेक्ट के अनुसार और रिलेटेड टेंस के अनुसार उसमें फिलअप करना होता है। तो इसकी बेसिक बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेंस एंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे टेंस एंड टाइमिंग और टाइम। यहां कुछ बातें मैं आपको बता दूं ताकि हम जो महत्वपूर्ण रिलेटिव चीजें हैं, क्वेश्चन से संबंधित बातें हैं, वो सीख सकें। एज यू नो देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एवरीबडी नोज इट एंड ईच टेंस हैज 4 parts: simple or indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense। ये सारी चीजें हम जानते हैं and thus there are total 12 tenses because there are major 3 kind of tense and each tense has 4 parts, so thus the total number of tenses are 12। हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित सारी बातें देख ली थी, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल। यू ऑल्सो कैन से सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूरे जो 12 टेंस पढ़ेंगे, आगामी 12 वीडियोस में प्रयास करेंगे अपन कि पूरे 12 टेंस अपन पढ़ें। इस टेंस के टॉपिक्स पर, इस टेंस के टॉपिक पर आपका मेन फोकस कहां रहना चाहिए, तो मैं मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि आपका मेन फोकस होना चाहिए द यूज ऑफ द रिलेटेड टेंस, कि संबंधित जो 12 टेंस पढ़ रहे हैं, या यूं कहूं कि सभी टेंस का प्रयोग कहां होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है, हमें सीखना ये है और यही परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए एक टेंस के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अपन हर एक टेंस की शुरुआत उसके एग्जाम्पल से लेके चलेंगे कि परीक्षा में संबंधित टेंस के या प्रत्येक टेंस के या टेंस का सवाल कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फॉर्चून खालिस्तान, आपको वर्ब मिली फेवर द बड़े। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि आपकी मैन वर्ब यहां है, ये है। इसका सही रूप द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब you have to choose as your right answer। आपको इस क्रिया का सही रूप अपने सही
उत्तर के लिए, सही आंसर के लिए आपको चुनना है। तो देखिए, एक में आपको मिला इज फेवरिंग, बी में आपको मिला फेवर, सी में आपको मिला हैज फेवर और डी में आपको मिला फेवर्स। सही उत्तर का चुनाव करना है। तरीका क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए, तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप यही प्रयास करोगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस का वाक्य है, कौन से टेंस का वाक्य है। इतनी पहचान करने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि अगर दिया गया सेंटेंस अमुक टेंस का है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब का कौन सा रूप आता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और मैन वर्ब का कौन सा रूप आता है। और ये 4 प्रकार के सेंटेंस हैं, साथ में ये देखने पड़ेंगे कि दिया गया वाक्य साधारण है या नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तब आपने इस वाक्य को अब आपने देखा कि भाई इसमें पहचाने, तो पहचाने कैसे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये सारी बातें अपन जब टेंस पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे कि ये जो सेंटेंस है फॉर्चून, फॉर्चून कहते हैं भाग्य को, फॉर्चून, फेवर कहते हैं पक्ष लेना, साथ देना, द ब्रेव कहते हैं बहादुर। अब भाग्य बहादुरों का साथ देता है, सही बात ये है। अगर आप इसको पास्ट में लेके चलो, जैसे कि यहां पे जैसे कि फेवर्ड कर दें या फिर इसमें फेवर्ड आ जाए या साथ दे रहा है, भाग्य बहादुरों का साथ दे रहा है, नहीं, या देता था, भाग्य बहादुरों का साथ देता था, क्यों आजकल बंद कर दिया कि भाग्य ने बहादुरों का साथ देना। यानी ये एक क्या है, ये एक शाश्वत सच बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर इसको आप ये कह सकते हो ये प्रोवर्ब है, कहावत है, सेइंग है। अब जितनी भी शाश्वत सच बातें हैं, जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं, जितनी भी सेइंग है, जितनी भी कहावतें हैं, वो केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में ही लिखी जाती हैं। तो ये मैं आपको नियम में लिखाऊंगा ये बातें, तब हमें ये बातें सीखने को मिलेंगी और हमें इनको अच्छी तरह से याद भी रखना है। अब जैसे इसी प्रकार एक मैं यूं कहूं, द डॉग bark at stranger। अब यहां पे भी जैसे कि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इज बार्किंग, बार्क्ड, हैज बार्क्ड या बार्क्स। कुत्ता अजनबी की तरफ भौंकता है, कुत्ता अजनबी की तरफ भौंकता है। दिस इज ए हैबिचुअल फैक्ट। अब सवाल यह आता है कि आदतन तथ्य जितने भी हैं, आदत से संबंधित बातें, स्वाभाविक बातें, किसी प्राणी या मनुष्य के या जानवर के स्वभाव से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। अब आपको ये कहे कि आपको ऑप्शन मिला है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, कि कुत्ता अजनबी की तरफ भौंकता था, क्यों आजकल वाले नहीं भौंकते, अब बंद कर दिया क्या उसने। ये हैबिचुअल फैक्ट है, भौंकेगा यानी भविष्य में भौंकेगा, अब नहीं भौंकता है। तो ये हैबिचुअल फैक्ट है, प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। तो आपका आंसर होता बार्क्स, ये आपका आंसर होता फेवर्स। और ये मैं आपको बता रहा था कि हमें ये चीजें सीखनी है क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और यही बात हम सीखेंगे, इन्हीं पे अपना फोकस रहेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए, प्रत्येक टेंस को याद रखिए, प्रत्येक टेंस को हम 3 या 4 बिंदु में ही पढ़ेंगे। हमारा पहला क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, ता है, ती है, ये पुरानी बातें हैं और हम सब इन चीजों को जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें बढ़ना क्या है, हमें सीखना क्या है, रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, द राइट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब एंड हाउ टू वी कैन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस दैट फ्रॉम विच टेंस दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू।
और हमें सीखना यह है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए हेल्पिंग वर्ब की, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। और हां यह भी बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब जैसे अपने पास 12 टेंस हैं, तो लगभग सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हैं और वो हमें याद भी रखनी है। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और इनको याद रखना ही होगा। दूसरी बात है द राइट फॉर्म, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां आपको दिक्कत नहीं होगी, यहां आप बिल्कुल इजी वे में इनको सीख सकते हो, क्योंकि वर्ब की 5 ही फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म वर्ब प्लस एस और ईएस। ये 5 ही, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और वर्ब के साथ एस या ईएस। ये 5 फॉर्म है और ये पांचों ही 12 टेंस में लगती हैं। अब इस चीज को भी सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि अपने पास 6 कंटिन्यूस हैं, 3 तो कंटिन्यूस, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस। तो 6 कंटिन्यूस हो गए, तो प्रत्येक कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की के साथ आईएनजी फॉर्म यानी चौथी फॉर्म। 3 परफेक्ट हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रत्येक परफेक्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो 6 में तो वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, 3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, 3 सिंपल बचे, तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड फॉर्म भी आती है और उसके साथ एस या ईएस भी आता है। तो इस प्रकार 12 टेंस हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डच। इनको यही क्लियर कर ले। डू का जो प्रयोग है, डू का प्रयोग कहां होगा, याद रखना, विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होते हैं, आई और वी स्पीकर, वक्ता, बोलने वाला, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन यू, श्रोता, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है, इसका मतलब वो अपने पास ही नहीं है, जिसकी चुगली हम कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन। जैसे वह, वो सब, फलाना ढिंगड़ा, ये यानी ही, सी, इट और दे। तो जो सिंगुलर एक वचन करता है और जो एक वचन पर्सन है, एक वचन पर्सन में आता है ही, सी और इट। याद रखना, दे को प्लूरल माना जाता है और होता ही है। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा प्लूरल ही होता है। सेकंड पर्सन यू ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है। किसको छोड़ करके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को छोड़ करके। उसमें आई के साथ वाज सिंगुलर हो जाता है और यू के साथ वर प्लूरल हो जाता है। वहां जाके ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो डू का प्रयोग आप करोगे, गलत लिखा दिया आपको बिल्कुल। डू का प्रयोग आप करोगे विद प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता और बहुवचन थर्ड पर्सन के साथ। यानी बहुवचन थर्ड पर्सन, बहुवचन और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, इसमें तो ये आएगा ही नहीं। इसमें तो ये आएगा विद प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन में कौन से आ जाते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या जाता है, सेकंड पर्सन में यू और प्लूरल थर्ड पर्सन और इसमें आ जाता है दे। तो देखिए जितने भी बहुवचन करता हुए वो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में केवल दे। यानी आप ये मान के चलो कि बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जो कम लेटर से मिलके बना, इसमें 2 ही लेटर हैं, यानी छोटा, थोड़ा, ज्यादा के साथ। और डज ये आता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन। सिंगुलर थर्ड पर्सन का मतलब हुआ ही और सी,
और बाकी सारे के सारे एक वचन कर्ता। इसका आसान सा तरीका कि एक वचन कम के साथ, एक वचन के साथ ज्यादा लेटर्स वाला, थोड़े के साथ बड़ा और बड़े के साथ थोड़ा, बहुवचन के साथ डू, एक वचन के साथ डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन इनको भी याद रखो, इसका भी एक नियम है, डू और डज इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस बात को भी याद रखना कि डू और डज का प्रयोग केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। साधारण वाक्यों में डू और डज का प्रयोग नहीं होता। तो एक बात निकल के सामने आई कि साधारण वाक्यों के अंदर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है, साधारण वाक्यों में नहीं होता है। 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर बात हमें इस टेंस से भी, प्रत्येक टेंस से हमें 2 नंबर में क्या सीखना है? हमें 2 नंबर में सीखना है मैन वर्ब, यानी क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, या फिर अपन यूं कह सकते हैं इसको, द फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, द फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा। तो देखिए, अपने पास 5 ही रूप बताए थे मैंने आपको। क्रिया के रूप 5 ही होते हैं, मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, रूप 5 ही होते हैं। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और वर्ब के साथ एस और ईएस। यहां आपको इस टेंस के अंदर याद दिला दूं, यहां आपको इस टेंस के अंदर क्रिया के 2 रूप देखने को मिलते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आती है, या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगता है। अब एक बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैन वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। लेकिन इस बात पे गौर कीजिए कि कब लगता है और कब नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, एक बार लगता है, अनेक बार नहीं लगता है, लगता एक ही बार है। कब? वर्ब के साथ एस और ईएस केवल, यानी वर्ब का ये रूप, वर्ब का ये 5वां रूप एक ही बार आता है। कब? जब दिया गया वाक्य साधारण हो, कहने का मतलब वो नकारात्मक या प्रश्नवाचक ना हो, या फिर मैं ये कहूं कि जिसमें डू या डज ना आया हो, क्योंकि डू और डज अभी हमने देखा कि केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही सहायक क्रिया आती है। यानी इसमें क्रिया के साथ एस और ईएस तभी लगता है जब दिया गया सेंटेंस साधारण हो, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक ना हो, प्लस उसका कर्ता एक वचन में हो तो ही लगेगा, अन्यथा कभी भी वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। एक बार लगा, लगेगा कब नहीं? नकारात्मक वाक्य में नहीं लगेगा जिसमें डू या डज का प्रयोग हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं लगेगा जिसमें डू या डज का प्रयोग हो गया, और उस साधारण वाक्य में भी नहीं लगेगा जिसका कर्ता बहुवचन में है। तो 3 बार नहीं लगेगा, एक बार लगेगा। यानी जहां नहीं लगेगा वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक बार जो लगेगा साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता के साथ, उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस। तो देखिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ एस या ईएस, इसका प्रयोग कब करोगे? देख लीजिए, ओनली इन एफर्मेटिव, यानी साधारण एफर्मेटिव सेंटेंसेस। याद रखना, एस और ईएस कब लगाओगे? ओनली इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन विच, और वो भी कब? सभी साधारण वाक्यों में नहीं, केवल उसमें इन विच द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वो भी उसमें जिसमें कर्ता एक वचन होता है। ठीक है, एक ही बात है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, इन
निगेटिव सेंटेंस और इसके अलावा एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनमें तो पक्का लगता ही लगता है, नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में। एंड एफिर्मेटिव सेंटेंसेस in which the subject is plural। देखिए जो मैंने आपको बताया वो दिखा भी दिया। लगता कब है? केवल साधारण वाक्य, और वो भी जिसमें कर्ता एक वचन है। कब नहीं लगता? जहां नहीं लगता वहां मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नकारात्मक में, प्रश्नवाचक में, और उन साधारण वाक्यों में जिनका कर्ता क्या है? बहुवचन है, उनमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी एक बार वर्ब के साथ एस या ईएस। इस बात को आप ये भी कह सकते हो, डू और डज जहां लग गया ना, यानी डू और डज जहां लग गया वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब ये दो बातें निकल के आपके सामने आई। अब तीसरी बात जो हम उस पर भी हमें थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए कि साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ जो वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ता है ना, वो कब जुड़ता है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कब जुड़ेगा और ईएस कब जुड़ेगा? तो ये देखिए, ईएस कब जुड़ेगा? ईएस जुड़ेगा वर्ब्स, यानी विद दोज वर्ब्स, यूं कहूं उन क्रियाओं के साथ, with those verbs ending in s, double s, sh, x, o, यानी वो क्रियाएं जिनके लास्ट में, वो वर्ब्स जिनके लास्ट में s, डबल s, sh, x या o लगा हो, और बाकी जो रेस्ट का मतलब यहां क्या है? शेष, रेस्ट ऑफ द वर्ब, बाकी जितनी भी क्रियाएं बच गई उनके साथ एस। ठीक है, जैसे पुश, पुशेज धकेलता है, गौ, गौज, यानी एस एच ई तो ई एस, या फिर बाकी सब के साथ है सीधा एस, जैसे से कहना तो सेज, इस प्रकार से। तो ये इसकी सामान्य बेसिक बातें हुई। खैर आगे आइए, अभी अपन देखते हैं थोड़ा सा पैटर्न कि 4 प्रकार के सेंटेंस है, तो परीक्षा में तो किसी प्रकार का सेंटेंस आ सकता है, तो उनको फिलअप कैसे करोगे क्रिया का सही रूप? तो थोड़ा देख लीजिए, ये अपन सी बात यानी सी पार्ट पढ़ रहे हैं इस टेंस की। तीसरी महत्वपूर्ण बात है सेंटेंस पैटर्न, या मैं ये कहूं सेंटेंस बिल्डिंग, वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण कैसे होगा? पहला होगा अपना 4 प्रकार के वाक्य हैं, वो 7 प्रकार के वो अलग होते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्य केवल टेंस में ही है। पहला है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको पता है इसमें सही क्रिया नहीं लगती, डू या डज, तो इसमें लगेगा नहीं। एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और यदि ये बहुवचन है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद तुरंत क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय मैन वर्ब। पेशियोशन भी ये बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के ठीक बाद मिलता है। तो इसमें सीधा सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब के साथ एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने कर्ता के अनुसार आ जाती है। अगर ये एक वचन है तो एस और ईएस, बहुवचन है तो खाली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आकर के और एक्स्ट्रा जो भी कुछ इसमें एडवर्बियल कोई वर्ड है तो वो लग करके वाक्य खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, और मैंने डू और डज सहायक क्रिया के बारे में बताया था, वो इसमें ही लगती है और प्रश्नवाचक वाक्य में लगती है। अगर ये बहुवचन है तो आपको लगाना होगा डू नॉट या डोंट, क्योंकि बहुवचन ज्यादा के साथ थोड़े वाला, और अगर ये एक वचन है तो आपको लगाना होगा डज नॉट यानी डजंट, और फिर
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बात याद रख लेना कि अब एस और ईएस वाला कोई चक्कर नहीं है, डू और डज के साथ कभी नहीं लगेगा। एक ही बार लगता है, दिया गया वाक्य साधारण है और उसका भी कर्ता एक वचन में है। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डू और डज लग गया तो एस और ईएस नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो भी है वो लग करके वाक्य खत्म हो जाता है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए आपका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और सेंटेंस। और इसमें यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं खाली उनको ही मेंशन किया जाता है, WH वर्ड टाइप नहीं। तो सहायक क्रिया अगर कर्ता से पहले लगेगी तो वाक्य यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक वचन कर्ता के साथ पहले, एक वचन कर्ता से पहले डज आ जाता है, बहुवचन कर्ता से पहले डू आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आपको मिलता है, डू और डज लग गया तो वही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट और वाक्य प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेशन पे जाके खत्म हो जाता है। और इसमें एक चौथे प्रकार का यानी सेंटेंस भी होता है जो साथ में प्रश्नवाचक होता है और साथ में नकारात्मक होता है, और वो इस प्रकार से बनेगा, साथ में प्रश्नवाचक और साथ में नकारात्मक, वो इस प्रकार से बनेगा। वो होता है इंटेरोगेटिव साथ में निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए बहुवचन कर्ता से पहले डू, एक वचन कर्ता से पहले डज, सब्जेक्ट आ गया प्लस ये साथ में नकारात्मक भी है तो नोट लगा दो, और इसके बाद वर्ब और वो भी केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा एडवर्बियल आके इंटरोगेशन पे ये भी खत्म हो जाता है। अब देखिए इस वीडियो में मैं कहूं हमने टेंस पढ़ लिया, जबकि सत्य ये है कि हमने टेंस पढ़ा ही नहीं। हमने तो वो बातें सीखी हैं जो जनरली हम जानते हैं, लेकिन सीखना क्या है ये इसमें अब शुरुआत होने वाली है। सीखना क्या है देखिए, टेंस में आप मोस्टली सीखोगे क्या, तो मैंने आपको बताया कि हमें मोस्टली सीखना क्या होता है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, ये हमें सीखना है। तो ये हेडिंग हम डालते हैं और यही हमारे काम का है, और इसे अपन कहेंगे द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस टेंस का प्रयोग कहां कहां होता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अब जो ये टेंस पढ़ाया जा रहा है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इन नियमों को आप एकाग्रता के साथ सीख लीजिए, गलती कोई भी नहीं होगी। आप जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर यहां आप ध्यान दोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करोगे। तो इन्हें अपन अलग अलग रूल से देख रहे हैं। सबसे पहले छोटी क्लासों में या जहां भी हमें एक बात सिखाई जाती है कि कुछ एडवर्ब रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती हैं जो प्रत्येक टेंस को इंगित करती हैं। उन एडवर्ब्स को देख करके हम दिए गए सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इस सेंटेंस के अंदर ये एडवर्ब लगी है तो ये एडवर्ब तो वही उस टेंस से संबंधित है। ये तो होता है सबसे पहला तरीका, लेकिन इसमें कई बार एक्सेप्शंस बहुत हैं, अपवाद बहुत हैं। जैसे वंस, मैं आपको कहूं वंस तो हमने पास्ट सिंपल में पढ़ा है, नहीं भाई ये भी तो हो सकता है ना, ही खालिस्तान हैज सीन द ताज वंस। वंस यहां फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है, एक बार, वह एक बार ताज देख चुका है, वो एक बार ताजमहल देख चुका है। तो कौन कहता है वंस पास्ट सिंपल में आता है? ये काउंटिंग के हिसाब से देखिए, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। मैं कहूं आई हैव सीन द ताज थ्राइस, मैं 3 बार ताजमहल देख चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी 90% ये अपने टेंस से रिलेटेड ही होती है, अपवाद कम ही हैं, और जहां अपवाद हैं वहां हम इनको अलग अलग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन रिलेटेड एडवर्ब से ही लेकर चलते हैं, यानी टाइम, टाइम एक्सप्रेसिंग
adverbs related to present simple, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंगित करने वाली और एडवर्ब्स या फिर क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं देखिए, ये है। सबसे पहले अपन देखें ऑलवेज, कोई कार्य हमेशा होता है। इसका उल्टा नेवर, कभी नहीं होता। प्राय करके होता है ऑफन, कभी कभार होता है समटाइम्स। प्राय करके होता है जनरली, वही प्राय या हमेशा की भांति यूजुअली। नकारात्मक है स्केर्सली, सेल्डम। ये दो शब्द बता दूं, आपको पहले चर्चा कर चुका हूं, नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। ठीक है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, जनरली। और इनके अलावा देखिए ईच या एवरी प्लस टाइम। ईच या एवरी प्लस टाइम, यहां ध्यान दोगे कि ये तीनों सिंपल में आएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कंपेरेटिव स्टडी कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्लस टाइम, ईच या एवरी प्लस टाइम, हर बार। जैसे कि आई टेक फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे, मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूं। एवरी प्लस टाइम प्रेजेंट सिंपल, लास्ट प्लस टाइम पास्ट सिंपल, नेक्स्ट प्लस टाइम फ्यूचर सिंपल। तीनों सिंपल में टाइमिंग की एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ, तो इनसे हमें काफी जो बेनिफिट है वो हमें इनमें मिलता है। इसके अलावा ये शब्द हो गया, इसको याद रखना। जैसे ये एवरी या ईच प्लस टाइम के रूप में ही आता है। फिर अकेजनली, इसका मतलब भी क्या हुआ? अकेजन अवसर को कहते हैं। जनरली, अकेजनली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, ये सारे के सारे समानार्थी शब्द ही आप इनको मानिए। सेल्डम हो गया, एक नकारात्मक शब्द था, स्केर्सली था, सेल्डम है तो रेयरली, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से, रेयरली शब्द है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अकेजनली हो गया, सेल्डम हो गया, एवरी और ईच प्लस टाइम हो गया। ठीक इसी प्रकार ये जो अभी मैंने बताया था वंस, जरूरी नहीं है पास्ट सिंपल में आए, लेकिन ये आता कैसे है देखो। वंस, ट्वाइस, वंस या ट्वाइस या थ्राइस। वंस, ट्वाइस या थ्राइस और प्लस टाइम, इसके साथ भी क्या जुड़ जाए? समय। तो ये अपनी कुछ रिलेटेड क्या हुई, ये अपनी कुछ रिलेटेड एडवर्ब्स हुई, और इनको हमेशा याद रखना कि ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आती है लगभग। और एक और वर्ड में आपको लिखाऊं तो वो है हैबिचुअली, आदतन रूप से। ये शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि ये वो एडवर्ब्स हैं या फिर ये वो अंग्रेजी के शब्द हैं जिनमें प्रेजेंट सिंपल की खुशबू आती है। अगर ये किसी सेंटेंस में दिए गए हैं तो कहने का मतलब वो टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल होगा, बिकॉज दीज ऑल एडवर्ब्स आर रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल। अब ये परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं देखो, एक दो एग्जांपल देख ले, बाकी समझ आना कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारी की सारी जो टाइमली एडवर्ब्स हैं या एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं, ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट सिंपल से। यानी ये प्रेजेंट सिंपल की आपको पहचान करा रही है। इनका एग्जांपल अपन देखें, जैसे ये सबसे पहले मैं लिख दूं जनरली द विल्ड एनिमल्स, खालिस्तान, नोट अटैक on या upon human being।
ये प्रश्न आ गया। मान लीजिए 4 आपको इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए होंगे, या फिर जैसे मैं कहूं दूसरा एग्जांपल देखें, सी सेल्डम कुक राइस। सी सेल्डम कुक राइस। यहां लिखे सी खालिस्तान टेक फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे। यहां आपको मैं सब बता दूं, जनरली आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। सेल्डम आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। एवरी प्लस टाइम आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये शब्द आपको बता दें कि भैया दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। तो फिर दूसरा स्टेप आपका होगा, दूसरा आप देखोगे कि टेंस को तो पहचान लिया, उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेना है कि वाक्य किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक है या साधारण है या नकारात्मक है। ये वाक्य आपने देखा नकारात्मक है और वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तब याद करना पड़ेगा, टेंस पे जाना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वाक्य को नकारात्मक कैसे बनाया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल में नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू और डज का प्रयोग होता है। नकारात्मक में डू नॉट या डज नॉट। तो एक वचन के साथ ज्यादा वाला डू नॉट, एक वचन के साथ ज्यादा वाला डज नॉट, और बहुवचन के साथ कम वाला डू नॉट। तो ये बहुवचन है, ये लगा दिया डू नॉट। अब इस टेंस में एक और चक्कर रहता है कि वर्ब के साथ एस और यस लगता है, तो मैंने बता दिया एक ही बार लगता है, वो भी साधारण वाक्य हो और उसका भी कर्ता एक वचन में हो। और डू और डज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो डू नॉट और वर्ब थी आपका अटेक, तो ये हो गया डू नॉट अटेक। अब आपको 4 जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको ढूंढना है कि ये कहां है। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर राइट आंसर। दूसरा देखिए, सी सेल्डम आ गया तो बस नकारात्मक नोट से ही बनता है, ये तो खुद शब्द ही नकारात्मक है, इसमें नोट डालने की जरूरत नहीं है। सी सेल्डम कुक राइस, प्रेजेंट सिंपल है, एक वचन करता है, नोट इसमें आया नहीं, इसका मतलब नकारात्मक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, यद्यपि इसका अर्थ नकारात्मक है जो सेल्डम से निकल रहा है। तो सी सेल्डम और कुक्स, ये सही उत्तर मिलेगा। सी टेक फास्ट ऑन एवरी ट्यूसडे, वो हर मंगलवार को व्रत रखती है, तो एक वचन है, साधारण वाक्य है, यहां लगेगा SEIES टैक्स। ठीक है, तो ये था इस टेंस का पहला नियम। अब आ जाइए 2 नंबर पे, और इसी प्रकार इसके प्रत्येक टेंस के जो 5, 7, 8 जितने भी नियम हैं वो हमें सीखने ही होंगे। 2 नंबर में मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड इन हैबिचुअल facts and scientific facts। ये आपको सेंटेंस, ये तो एक देखा, पहचाना और भर दिया, ये तो सबसे इजी था। यहां तो हमें बस एडवर्ब को रटना है, इनको कंठस्थ करना है। लर्न बाय हार्ट दीज ऑल एडवर्ब्स रिलेटेड टू ईच टेंस, हर एक टेंस से जुड़ी हुई एडवर्ब को कंठस्थ कर दो, ये तो सबसे आसान हो जाएगा। यहां आपको वाक्य को ट्रांसलेट करके उसके भाव को, उसके सेंस को, उसके अर्थ से वाकिफ होना पड़ेगा। यहां देखिए, प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड हैबिचुअल फैक्ट, आदतन जितनी भी बातें हैं, स्वाभाविक जितनी भी बातें हैं, स्वभाव से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, चाहे वो प्राणी की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे जानवर की हो, किसी भी प्राणी की क्यों ना हो, एक तो आदत या स्वभाव से जुड़ी बातें, और एक वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं जो एक प्रकार से सत्य या शाश्वत सच साबित होते हैं, वो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक अगर सेंटेंस की बात करूं और मैं आपसे कहूं, जैसे वाटर खालिस्तान बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री तापमान पे उबलता है,
सत्य है, सत्य था, सत्य ही रहेगा, तो उबलता है, प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। तो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है, कर्ता एक वचन है, क्योंकि मटेरियल जितनी भी नाउन होती हैं वो हमेशा सिंगुलर ही मानी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि चावल है, चाय है, चीनी है, बाजरा है, गेहूं है, पानी है, तेल है, सब क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन ही कहलाती हैं। क्योंकि हम कभी भी दुकानदार को जाके ये नहीं बोलते कि 4 पानी दे, 3 तेल दे, 4 चीनी दे, नहीं, ये इनको नापा मापा या तोला जाता है, वो नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, साधारण वाक्य है, तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस जुड़ेगा, इसके लास्ट में एल है तो एस जुड़ गया। ठीक है, ये वैज्ञानिक बातें हैं या हैबिचुअल फैक्ट हैं, आदतन तथ्य जितने भी हैं। जैसे कि यहां पे मैं कहूं सी खालिस्तान गेट अप एट 5 o'clock in the morning। वह सुबह 5 बजे खड़ी होती है, दैट मीन्स दिस इज हर हैबिट, ये उसकी आदत है। तो सी एक वचन है, वाक्य साधारण है, ना कहीं डू लगा है ना कहीं डज लगा है, तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस भरना पड़ेगा। बहुवचन होता तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी की वैसी आ जाती। तो कई इसमें ये भी गलती कर देते हैं, और ऑप्शन में भी कई बार इस प्रकार की जो मूर्खताएं हैं वो कर दी जाती हैं कि गेट अप्स कर दिया जाए, नहीं, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये हम पढ़ेंगे, अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक है। तो जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं यानी वो प्राय मैन वर्ब या प्रीपोजिशन या एडवर्ब से बनती हैं, तो उसमें मैन वर्ब के साथ ही एस या ईएस लगेगा। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसी की थर्ड फॉर्म होगी, इसी के साथ आईएनजी लगेगा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ये क्या हो जाता, गेट्स अप। ठीक है, तो ये हुए आपके कौन से हैबिचुअल फैक्ट हैं और साइंटिफिक फैक्ट जितने भी हैं, जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आदतन जितनी भी बात कहें, जैसे दैट डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, या फिर मैं कहूं कि नकारात्मक वाक्य देखें, आई खालिस्तान और इतना ही लिखूं खाली, नॉट स्मोक, मैं धूम्रपान नहीं करता। आई नॉट स्मोक, कुछ नहीं आया, 2 चीजें बढ़नी है, सब्जेक्ट और वर्ब, और बहुत पहले बता चुका हूं 2 ही सेंटेंस के मेजर पार्ट होते हैं, उनसे वाक्य बन जाता है। तो आई नकारात्मक वाक्य है, वर्ब भी आई है। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आपको होता है एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। आई और यू पदवचन है, तो क्या हो जाता, आई डोंट या डू नॉट, और वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ होगी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई डोंट स्मोक। 3 नंबर में आ जाएगी, 3 नंबर है। इसी प्रकार प्रत्येक टेंस का जो यूज है उसके जो नियम हैं वो हमें सीखने हैं और हमें उन्हीं को कंठस्थ करना है। ये मत भूलिएगा कि हमें मोस्टली करना ही उन्हीं को कंठस्थ है। एक है इसमें, जैसे इन यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य जितनी भी बातें हैं, शाश्वत सच जितनी भी बातें हैं, उनमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस विल बी यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। सभी प्रकार की शाश्वत सच बातें जितनी भी हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। जैसे कि द मून, खालिस्तान, आपको वर्ब मिली मूव राउंड द अर्थ। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जितनी भी शाश्वत सच बातें हैं, ये जितनी भी शाश्वत सच बातें हैं उनमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो साधारण वाक्य है, कर्ता एक वचन में है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ जाएगा, ई लास्ट में लगा है, एस जुड़ गया। उत्तर हुआ आपका मूज। जितने भी साधारण सामान्य सत्य बातें हैं, जितनी भी शाश्वत सच बातें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, वो सारी की सारी इन्हीं में आती है। इसके अलावा अगर देखें, इन ऑल सेइंग एंड प्रोवर्ब्स
सभी प्रकार की कहावतों के अंदर जितनी भी कहावतें हैं, जैसे मैं कहूं 1 and 1 खालिस्तान मैग 11, 1 और 1 11 होते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बहुवचन हो गया, 1 और 1 11, नहीं, ये 1 और 1 मिलके ये अपन सीखेंगे किसमें, कॉन्कर्ड वर्ब में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत जोरदार टॉपिक होता है। जैसे कि मैं कहूं कि कड़ी एंड ब्रेड, टी एंड ब्रेड इज माई फेवराइट ब्रेकफास्ट, कि चाय और ब्रेड मेरा पसंदीदा नाश्ते हैं, नहीं नाश्ता है, नाश्ता तो एक ही है। इसीलिए 1 और 1 मिलके 11 होते हैं। ये 11 जो है ये एक संख्या है, ये बहुवचन नहीं है। यहां इसको मत देखिए, तो ये एक वचन माना जाएगा। और वैसे ये कहावत है, प्रेजेंट में क्यों आई, इज मेकिंग नहीं हुआ, मैड नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कहावत है 1 और 1 11 होते हैं। दैट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है। तो देखिए इसके कम से कम 8-7 नियम और बच गए, ये सामान्य है। मैं जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा वो अभी इस टेंस की बाकी है, वो अपन अगले वीडियो में यानी कल पढ़ेंगे। तो आप ये जो टेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, टेंस से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोज आप देखोगे उनको देखना मत भूलिए। और अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर करें। और जहां आपको मेरी टीचिंग मेथड से आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।